नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपकी अपनी YouTube चैनल अरविंद विज्ञान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की जो हमारी किताब है उस किताब से कुछ MCQ लिए गए हैं, जिसे हम इस MCQ के माध्यम से हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और इन प्रश्नों को आप अपने जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को MCQ आपके साथ डिस्कस करूँगा वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो को। यहाँ पे क्या बताया गया है, पहले प्रश्न में पूछा गया है 1850 के दशक के दौरान विलय की नीति के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य था, तो देखिए आप बच्चों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उस दौरान जो विलय की नीति थी वो रियासतों के विलय पर आधारित थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों का विलय करे और उन रियासतों के विलय के माध्यम से वो अपने जो है अपना प्रशासन जो है वो बहुत अच्छे से चला सके। जितना ज़्यादा उसका प्रशासन स्ट्रांग होगा उतना ही उसका जो राजस्व है वो बढ़ेगा। तो फर्स्ट का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड कहते हैं स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था, देखिए स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत साल 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, कॉर्नवालिस, ठीक है, ये कॉर्नवालिस जो थे ये अंग्रेज़ों के जो है जनरल गवर्नर थे। तो उन्होंने जो है साल 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त क्या था, स्थायी बंदोबस्त प्यारे बच्चों ये एक राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। ये क्या था, एक राजस्व व्यवस्था थी जिसके माध्यम से किसानों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया। ठीक है, साल 1927 में जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसका बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया। तो देखिए इसका बहिष्कार भारतीयों ने इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज़ थे, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार जो है वो भारतीयों ने किया। ठीक है, और जब ये साइमन कमीशन साल 1928 में भारत आता है तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय और उनके साथी जो हैं लाहौर में इसका विरोध करते हैं, जिसके फलस्वरूप साइमन कमीशन के विरोध के फलस्वरूप जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अंग्रेज़ों के द्वारा 1801 में सहायक संधि थोपी गई। तो 1801 में सहायक संधि थोपी गई वो कौन सा राज्य था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अवध। ठीक है, अवध जो है इसे अंग्रेज़ दूध देने वाली गाय के नाम से पुकारते थे, क्योंकि अवध जो है ये काफ़ी पैसे वाली रियासत थी और जो अवध के आखिरी नवाब थे जो थे वो थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, वाजिद अली शाह पर अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगाकर इनको पद से हटा दिया और इनको कहाँ, कलकत्ता निर्वासित कर दिया। तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि वाजिद अली शाह को जब कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है तो अंग्रेज़ों के हाथ में अवध की रियासत आ जाती है। ठीक है, परंतु साल 1801 में जो सहायक संधि होती है वो सहायक संधि किस राज्य पे थोपी जाती है, वो थोपी जाती है ऑप्शन नंबर ए अवध। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी। ठीक है, तो यह किताब जो स्त्री पुरुष तुलना जो किताब है वो लिखने वाली जो महिला है वो है ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे। ठीक है, इन्होंने जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब को लिखा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
आगे कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, यह ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 7 में खेती करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम सक्रिया है। ठीक है। तो सबसे पहले मतलब हमें ये बताना है कि कौन सी अंतिम जो है क्रिया होती है जिसमें खेती की जाती है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, कटाई। ठीक है। ये क्या होती है, एक अंतिम संक्रिया होती है खेती करने की जिसमें फसलों को काटा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है। जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारक है वो कौन सा है, वह ऑप्शन नंबर बी है, उद्योग। ठीक है। उद्योगों से जो कचरा निकलता है वो सीधा कहाँ, वो जल में जाता है जो जल को प्रदूषित करता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, उद्योग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कहता है वन्य जीव अभयारण्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य है। तो वन्य जीव अभयारण्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला है वन्य जीवों को सुरक्षित रखना, दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखना, तीसरा है वन्य जीवों के आवास को सुरक्षित रखना, चौथा है वन्य जीवों के उपचार की व्यवस्था करना। तो इसका जो सही आंसर है मेरे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना। ठीक है। और वन्य जीव अभयारण्य क्या है, यहाँ पर बहुत से वन्य जीवों को जो है छोड़ा जाता है तो एक तरीके से उनको जंगल का माहौल नज़र आता है और इस वन्य जीव अभयारण्य में परमिशन लेके ही कोई व्यक्ति घूम सकता है। ठीक है। जहाँ पर जानवरों की बहुत जो है कह सकते हैं कि उनको जो उनकी देखभाल की जाती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगर हम बात करें समानता का अधिकार, तो ये भी हमारा जो है मौलिक अधिकार है। परंतु अगर हम बात करें स्वास्थ्य का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में संसद का प्रमुख कार्य कौन सा है। तो संसद का जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है, इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, कानून का निर्माण करना। संसद जो है ये कानून का निर्माण करती है जो इसका एक प्रमुख कार्य है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, चुनाव में काम आने वाली ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन। तो इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है। ठीक है। पानी के अधिकार को क्या जीवन का अधिकार माना गया है और जीवन जीने का जो अधिकार होता है वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। तो इसका जो सही है जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 15 में जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो हमारे देश में जन सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी वो होती है गवर्नमेंट की, सरकार की। तो 15 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन जो हैं हमने MCQ आपके साथ डिस्कस किए हैं और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है। तो आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं और जज कर सकते हैं आप अपने स्कोर को कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो पे। लेकिन हाँ, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है। जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने में। तो फिर हम मिलेंगे अपनी वीडियो पर, अगली वीडियो पे। थैंक यू।